अब देखो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, ये प्री का क्वेश्चन है यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि 500 इंटू 600 mm ये तुम्हें साइज दिया हुआ था, ठीक है। रिनफोर्स्ड था 8/20 डाया से, यानी कि तुम्हारी कितनी थी, 8 तो तुम्हारी क्या थी, मेन रिनफोर्समेंट थी, और 20 डायमीटर उनका था। 8 इंटू पाई/4 इंटू 20 स्क्वायर, तो वो AST आ जाएगा। हाँ ये AST आ जाएगा। टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, नहीं, टेंसाइल टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। इन्फोर्समेंट नहीं, मैंने अभी तो वही तो बताया था। यहाँ पे इसको टेंसाइल इन्फोर्समेंट में समझ लेना, इट इज जस्ट एरिया ऑफ स्टील। Yeah, area of steel and tensile. नहीं, So there's a difference, no? AST versus ASC. सुनो, Area of steel in tension and area of steel in compression. हाँ दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ये जो AST वही यहाँ तो पे, सर मैं भी। ये जो AST तुम्हारे सामने है, इसके बारे में मैंने तुम्हें बोल करके पहले बताया था, अभी जब लेक्चर में बता रहा था कि यहाँ पे इसको एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन मत समझ लेना, बिकॉज इट्स जस्ट एरिया ऑफ स्टील, मैंने यहाँ पे बताया था तुम लोगों को। यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन इसको किया गया है, ठीक है। Sir, tensile steel is the main steel. We consider it as a main steel, main reinforcement. अच्छा, जो कॉलम होता है गरिमा, वो किस में फेल होता है, कैसे फेल होता है कॉलम? Sir, buckling में. ठीक है, बकलिंग कब होता है? Sir, when ये तुम्हारा कॉलम, दो तरह के कॉलम होते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग कॉलम, ठीक है। कौन सा कॉलम यहाँ पे बकलिंग देगा? बताओ। देखो यहाँ पे लॉन्ग कॉलम बकलिंग देगा तुम्हारा। बकलिंग का मतलब है इस तरीके से बेंड हो जाना। बेसिकली अगर तुमने रिइंफोर्समेंट उसके अंदर डाला हुआ है तो ही वो बेंड होगा। और यहाँ पे ये बेंड कैसे होता है, बिकॉज यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होता है, तो जो तुम्हारा यहाँ पे स्टील है वो यहाँ, कैसे, जो तुम्हारा स्टील है ना, यहाँ पे वो स्टील बेंड हो रहा है, ठीक है ना। स्टील तुम्हारा टेंशन में नहीं है, जिसको बता रहा था वही चली गई। सर बकलिंग कंप्रेशन में होता है ना सर? बकलिंग कंप्रेशन में होता है। यहाँ पे जो फेलियर होगा सर, कंप्रेशन फेलियर होगा ना स्टील का सर? हाँ यहाँ पे कंप्रेशन फेलियर है, वैसे बकलिंग फेलियर है, कंप्रेसिव फेलियर, ठीक है। शॉर्ट में क्रशिंग हो जाती है, लेकिन शॉर्ट में चूंकि अगर तुम लोगों ने डाला हुआ रेनफोर्समेंट तो वहां पे क्रशिंग नहीं होगी, ये याद रखना। बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पे क्रशिंग होना, समझे। तो ये जो AST है यहाँ पे, ये एरिया ऑफ स्टील है सिंपल, ये एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन मत समझना इसको, मैंने अभी बताया था ना वो चीज है। अब ये AST क्या है, देखो यहाँ पे AST कैसे निकाल लोगे, ये π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू तुम्हारे पास में कितनी है, 8 है, तो इस तरीके से निकल जाएगा। Fy यहाँ पे 415 होगा, FC के यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 20 है। ये वैल्यूज जब पुट करोगे तो तुम्हारे पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3078.78 किलो न्यूटन, ये होगा, ठीक है, समझे। चलो, हाँ गरिमा सुनो, यहाँ पे जो तुम्हारा स्टील होता है वो बकल कर जाता है लॉन्ग कॉलम में, शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग होती है, इसको याद रखना, right, sir, right. ठीक है। Short अब column fails in buckling, long column fails in crushing. गलत That बोल गया, लॉन्ग short कॉलम column फेल्स, fails in, अच्छा, long column fails in buckling, short column fails by crushing. Right, right. हाँ, तो यहाँ पे जब बकलिंग होगी, ये तुम इसको भी फिलहाल अपना स्टील समझो, जो तुम्हारे सामने है, यहाँ पे ये स्टील है, तो यहाँ पे जब ऊपर से लोड लगा है तो ये बकल हुआ है, ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया। टेंशन अगर Right, यहाँ पे होता ना तो ये इस तरीके से जाता, ठीक है ना, और ये बीच से थोड़ा सा थिन हो जाता, यानी कि एक नेकिंग बनती फिर यहाँ पे,
लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, तो इसका मतलब ये किसमें है, कंप्रेशन में है। यहाँ पे जो स्टील होता है वो कंप्रेशन में होता है। तो यहाँ पे जो एस टी है, मैं इसी चीज को तुम्हें कह रहा हूँ, ये एस टी जो यहाँ पे लिखा है इसको स्टील मानो तुम, ये स्टील है तुम्हारा, ठीक है ना, इसको तुम टेंशन मत बोलो। क्लियर हुआ? यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. Yes, जो sir. तुम्हारा ग्रॉस एरिया है उसको मैं लिख रहा हूँ एजी, यहाँ पे है एसी यानी कि कंक्रीट का एरिया, कोर का एरिया, और फिर ये तुम्हारे स्टील का एरिया, इस तरीके से है, ठीक है ना। चलो अभी सर यहाँ पे हाँ बताओ। तो स्टील का जैसे टेंजाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो स्टील तो सर मतलब टेंशन में फेल नहीं होना चाहिए ना सर? स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है एकदम हाँ, तो स्टील का जो फेलियर होगा सर वो कंप्रेशन में होना चाहिए ना सर? ठीक है। स्टील देखो हर जगह पे अलग तरीके से फेलियर है। जो तुम्हारा स्टील है वो टेंशन में तभी फेल होगा जब वो अपने यील्ड पॉइंट को क्रॉस करता है, वरना वो कंप्रेशन में ही फेल होता है, समझे। जी सर। वैसे अगर डक्टाइल मेटल की बात की जाए तो डक्टाइल मेटल जैसे कि तुम्हारा स्टील है, वहां पे टेंशन और कंप्रेशन ऑलमोस्ट इक्वली होती है, ये चीज होती है, देन शियर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज होता है डक्टाइल मेटल, तो चूंकि लोडिंग किस तरीके से हो रही है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे लोडिंग जब होती है तो मेनली कंप्रेशन का इफेक्ट लगता है, तो वो फेल हो जाता है, ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारे कॉलम का साइज है 415 to 600, ये उसने क्या दे दिया तुम्हें, ग्रॉस साइज दे दिया, ओवरऑल साइज दे दिया। अनसपोर्टेड लेंथ दी हुई है 3 मीटर की। उसने आगे कहा है कि दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है उसका, इट इज ब्रेस्ड अगेंस्ट साइडवेज, ठीक है, दोनों साइड में ब्रेसिंग की गई है। ब्रेसिंग समझते हो ना, ब्रेसिंग क्या होता है? ब्रेसिंग का मतलब है कि स्टील की प्लेट्स लगा दी हैं चारों तरफ से, दोनों साइड में लगा रखी हैं, ये कह रहा है यहाँ पे। अब कह रहा है, आप फिक्स बताओ। सपोर्ट हो गया सर वो, फिक्स सपोर्ट हो गया वो सर? ठीक है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट नहीं, ब्रेसिंग बेसिकली क्या होता है, तो स्टील की, वो क्रॉसिंग हाँ ये सही कह रही है, इस तरीके से ये जो प्लेट्स होती है ना, इस तरीके से ये ब्रेसिंग्स होती हैं। ये स्टील में पढ़ोगे तुम, अभी आगे आएगा स्टील में। ब्रेसिंग बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसने इस तरीके से प्लेट्स लगा दी हैं अपने कॉलम पे साइड में, ये कहना चाह रहा है। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल एरिया। इसका मतलब क्या है, मेजर और माइनर प्रिंसिपल एरिया का मतलब यानी कि इसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है ये। इसने वही चीज की है, शब्द को थोड़ा सा घुमाया, मतलब वही है, समझे। ये क्लियर हुआ? तो दोनों के डायरेक्शन में देख लेते हैं अब हम। यहाँ पे जब दोनों के डायरेक्शन में देखेंगे तो फॉर्मूला देखो, यहाँ पे E इक्वल्स टू एल इफेक्टिव अपॉन में B और D, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो मैं पहले चलो यहाँ पे B ले लेता हूँ, ठीक है। एक चीज हो गई है, सॉरी यहाँ पे 500 होता है अपॉन 500, और यहाँ पे होता है B, और यहाँ पे हो जाएगा 60, अभी मैंने B लिया है, ठीक है, 60 कह रहा हूँ, 30 होगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे 3000 हो जाएगा पहला, डिवाइड बाय 500, B तुम्हारे पास में यहाँ पे कितना है, 450 है, अपॉन में 30, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये हमारे पास में 6 आएगा, ये हमारे पास में 9 आएगा। कुछ गलती तो नहीं हो, सॉरी ये 15 आएगा, ये हो गया था उसका। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, ये आ गया है 21, एक आ गया अभी। दूसरा देख लो, जब मैं यहाँ पे एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस यहाँ पे क्या लूंगा, डी ले लेता हूँ अपॉन 30। अब वैल्यूज पुट करो, 3000, 500, डी तुम्हारा कितना है यहाँ पे 600, 30, ये आ गया 20, ये आ गया 6, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 26। तो एक तुम्हारा आ रहा है 21, एक आ रहा है तुम्हारा 26, तो यहाँ पे ये है तुम्हारा आंसर। इसने पहले मेजर की बात की है, तो मेजर के लिए देख लो यहाँ पे कितना 26 आ रहा है, ठीक है ना। अब आ गया? सर इसमें एल इफेक्टिव का वैल्यू चेंज नहीं करेंगे क्या सर? नहीं, क्यों चेंज करेंगे, क्लियरली दिया है ना उसने, अनसपोर्टेड लेंथ।
ठीक है, क्लियर दिया हुआ। देखो वैसे भी प्री का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब कंडीशन नहीं दी उसने तो तुम एल इफेक्टिव कैसे निकालोगे? कॉलम के लिए एल इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है? जो एंड कंडीशंस देते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग तो निकालते हो। कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे, लो ये एंड कंडीशंस तुम्हें याद नहीं आ रहा, ये एंड कंडीशंस है, कुछ दिया ही नहीं है, समझ रहे हो ना? तभी तो एल इफेक्टिव निकालोगे। जी सर। जब नहीं दिया तो फिर कैसे निकालोगे? फिर तो एज इट इज वैल्यूज पुट कर दो। चलो एक तुम्हें एक यहाँ पे नोट करके एक और चीज बता देता हूँ, वो नोट कर लेना, तो पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हमारे पास में नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन हो और नॉन रेक्ट अपना सर्कुलर सेक्शन हो, यानी कि नॉन रेक्टेंगुलर और नॉन सर्कुलर सेक्शन है एंड नॉन सर्कुलर सेक्शन, यानी कि किसी और सेक्शन के किसी और शेप के तुम्हारे कॉलम्स हैं, तो उस केस में जो तुम्हारा आई ई मिनिमम होगा उसके लिए फॉर्मूला ये होता है एल इफेक्टिव अपॉन 300 और 20 mm, ठीक है, विच एवर इज ग्रेटर, मतलब जो भी मैक्सिमम होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज था, ये हो गया सर। चलो कन्वेंशनल क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पे तुम्हारा एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन में हमारा क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं। तो क्वेश्चन होता है दो तरह के कॉलम्स में। दो तरह के कैसे? एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें तुम्हें सेक्शन का साइज गिवन होगा लेकिन एरिया ऑफ स्टील निकालना है, वो हमारा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि सेक्शन का साइज जो है वो गिवन है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन वो होगा जिसमें तुम्हें कुछ भी गिवन नहीं होगा, ना सेक्शन साइज गिवन होगा ना स्टील गिवन होगा, दोनों ही निकालने होंगे। तो ये है। तो अभी यहाँ पे हम पहले टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, ये तुम लोगों के सामने है। यहाँ पे कह रहा है कि डिजाइन करना है यानी कि रेनफोर्समेंट निकालना है। सिंपली सपोर्टेड कॉलम है, सॉरी स्पाइरल रेनफोर्स्ड कॉलम है, यानी कि हेलिकल रेनफोर्समेंट है इसमें। इस कॉलम में क्या है, हेलिकल रेनफोर्समेंट है, ये दिया हुआ है। डायमीटर है 4500 mm। आगे कह रहा है कि फैक्टर्ड एक्सियल लोड लगा हुआ है कितना, 3000 किलो न्यूटन। एल अनसपोर्टेड दिया हुआ है कितना, 3.4 मीटर। पिंड है, ठीक है, दोनों एंड्स पे क्या है, पिंड है, समझ रहे हो? यानी कि अब दिए उसने एंड कंडीशन, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव निकाल लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? आगे आ दिया रही है हुआ, सर। आगे उसने दिया हुआ M25 और Fe415 और माइल्ड एक्सपोजर, तो ये कंडीशन उसने हमें दे दी है। अब इसमें हमें डिजाइनिंग करनी है यहाँ पे, यानी कि डिजाइनिंग यानी कि एरिया ऑफ स्टील हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे पहला स्टेप देखो, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, मैंने जैसे तुम लोगों को बताया था कि स्लेंडरनेस रेशो हमेशा निकालो। कैलकुलेट स्लेंडरनेस रेशो। सबसे पहले निकलेगा हमारा स्लेंडरनेस रेशो, और स्लेंडरनेस रेशो है लैम्डा। लैम्डा के लिए फॉर्मूला होता है एल इफेक्टिव अपॉन डी। L effective upon B. तो यहाँ पे एल इफेक्टिव हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3.4 इंटू 10⁻3। क्यों हुआ ये, ऐसे क्यों हुआ एल इफेक्टिव? देखो क्योंकि इसने जो हमें कंडीशंस दी है ना, एंड कंडीशंस क्या दी है, पिंड सपोर्टेड एट बोथ एंड्स, यानी कि दोनों एंड्स पे पिंड है। तो इसके लिए देख लो यहाँ पे हमारे पास में एंड कंडीशन क्या है, ये देखो दोनों एंड्स पे पिंड है, ये रहा, ये है दोनों एंड्स पे पिंड। इसका मतलब दोनों साइड में क्या है, वो मूव नहीं कर सकता, पोजीशन उसकी क्या है, रिस्टेंड है, हेल्ड है पोजीशन उसकी, लेकिन क्या कर सकता है, वो रोटेशन को नहीं रोक सकता। यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1L कोई चेंज नहीं है, एज इट इज ले लिया जाएगा हमारा क्या, जो हमें अनसपोर्टेड लेंथ दिया हुआ है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे अनसपोर्टेड लेंथ अपनी एज इट इज ले ली है। कितनी है यहाँ पे अनसपोर्टेड लेंथ, 3.4 मीटर। तो यहाँ पे 3.4 इंटू 10⁻³ हो गया, बिकॉज यहाँ पे सारे कैलकुलेशन एमएम में हो रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए एमएम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये किया है, 1000 से मल्टीप्लिकेशन अपॉन में। डी तुम्हारा कितना है, डी क्या है, डायमीटर है, इस बात को याद रखना। डायमीटर कितना है यहाँ पे, 45। एक सेकंड, ये 450 है, मैंने गलत लिख दिया है, ये सिंपली 450 है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सब लोग जरा अपने साथ में एक कॉपी रखो और सॉल्व करते रहो, एक रफ नोटबुक रखो और साथ में सॉल्व करते रहो, कैलकुलेटर ले लो। तो यहाँ पर जब तुम सॉल्व करोगे ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 7.55। इसकी वैल्यू 12 से कम है, यानी कि किस तरह कॉलम हो गया, ये शॉर्ट कॉलम हो गया। सो कॉलम इज शॉर्ट, शॉर्ट कॉलम हो गया एक चीज, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आगे देखो क्या किया जाए। एक चीज हमने भी निकाल ली है, हमें ये पता चल गया कि भैया शॉर्ट कॉलम है। अब यहाँ पे ई मिनिमम निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा स्टेप 2। ये स्टेप 2 है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ई मिनिमम निकालना है। अब
मैक्सिमम ऑफ क्या, एल सपोर्टेड अनसपोर्टेड सॉरी, अपॉन में 500 प्लस डी अपॉन 30 और यहाँ पे हो जाएगा 20। दोनों में से हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 3.4। सब लोग इसको साथ के साथ सोल्व करते रहो ताकि तुम लोगों को भी समझ में आता रहे कि चल क्या रहा है। कहीं तुम्हारी मिस्टेक होगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा भी तुरंत से। इसको जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास में आया था 21.8 mm और दूसरा है मेरे पास में 20 mm। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेना है 21.8 mm मेरे पास में है, मेरा क्या हो गया, ई मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे मेरी एक वैल्यू आ चुकी है, ई मिनिमम इक्वल्स टू 21.8 mm। यहाँ से मैंने एक वैल्यू अपनी निकाल ली। अब यहाँ पे ये चीज मुझे पता चल गई। सर हाँ बताओ। ई मिनिमम के लिए सर वो डी अपॉन 30 होना चाहिए, डी अपॉन 20 होना चाहिए। 30 होगा, फॉर्मूला देखो। ये 30 होगा सर? हाँ देखिए सर एक बार, ये देखो यहाँ पे 30, अभी तो लगाया 30, जल्दी फॉर्मूला भूल गए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ साथ में कॉपी रखा करो और लिखा करो, क्योंकि ये फिर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुम्हारे ऐसे ऐसे डाउट्स आते हैं, कुछ याद नहीं रहता। आ गया फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे 30 देख लिया। जी सर। चलो अभी देखो आगे। अब मुझे यहाँ पे एक अपनी चीज और चेक करनी है, वो क्या चेक करना है कि मेरा जो ई मिनिमम है क्या वो मेरे 0.05 बी और डी से, क्योंकि यहाँ तो बी का तो जिक्र है नहीं, डी ही है, कम है, ये मुझे यहाँ पे चेक करना है। चेक इफ, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.05, डी कितना है 30, ये मेरे पास में कितना आ रहा है यहाँ पे 22 डी। एक सेकंड, इसको जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, एक सेकंड, ये कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, मुझे एक बार चेक करना है इसको। हाँ ठीक है, यहाँ पे और इसने कुछ वैल्यू दी है क्या हमें, नहीं दिया, नहीं हुआ है। यहाँ एक गड़बड़ है इसमें, एक सेकंड रुको। हाँ, तो यहाँ पे मैं 30 गलत ले रहा था, ये 30 नहीं है, 450 है डायमीटर हमारा, तो थोड़ा सा अभी हो गया मिस्टेक। तो चलो, तो ये मेरे पास में आ चुका है यहाँ पे 22.5 mm। बेसिकली हमने अभी ई मिनिमम अपना निकाला, वो आया था 21.8, ये कम आ रहा है किससे, 0.05 हमारे डी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, कॉलम हमारा एक्चुअली लॉडेड है। अब कॉलम अगर हमारा एक्चुअली लॉडेड हो गया तो हमें ये चीज पता चल गई है कि हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, तो यहाँ पे हम उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा स्टेप 3। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, उसका ये वैल्यू निकालेंगे, पीयू इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला किया मैंने यहाँ पे देखो 1.05 से मल्टीप्लिकेशन किया। क्यों किया 1.05 से मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज उसने खुद कहा है कि हमारा जो ये है कॉलम वो स्पाइरल है, देखो स्पाइरली रेनफोर्स्ड है, यानी कि हेलिकल रेनफोर्समेंट है, तो यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 1.05 से। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा एफ सी के ए जी प्लस 0.67 एफ वाई माइनस 0.45 एफ सी के, ये हमारा हो चुका है यहाँ पे ए एस टी, यानी कि एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, यहाँ अब आगे क्या किया जाए, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 1.05 इंटू 0.4 एफ सी के, हमारे पास में यहाँ पे कितना दिया हुआ उसने में
एफसी के हमारे पास में है 25। ग्रॉस एरिया हम अभी निकाल लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता है, ग्रॉस एरिया ही मेनली हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब देख लो, यहाँ पे ग्रॉस एरिया हमें निकालना पड़ेगा, नहीं पता है ग्रॉस एरिया के बारे में। अच्छा सॉरी, ग्रॉस एरिया तो निकल सकता है, रुक जाओ, बिकॉज इसने डायमेंशन हमें दे रखे हैं ना, तो ग्रॉस एरिया तो यहाँ पे निकल जाएगा। वो हो जाएगा हमारा π/4 इंटू 450 का स्क्वायर। 450 square. इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया प्लस 0.67 FY माइनस 0.45 FC के। यहाँ पे हमारा ये वैल्यूज पुट कर दो, इंटू 415 माइनस 0.45 इंटू FC के हमारे पास में 25 है। AST हमारा कितना है यहाँ पे, एज इट इज रहेगा, बिकॉज इसी की हमें अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अब ये PU हमारे पास में कितना है, बिकॉज उसने देखो खुद से दे रखा है, वैल्यू देखो खुद उसने दी हुई है हमें 3000. 3000 उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। 3000. एक्सपेक्टेड एक्सियल लोड ये उसने दिया हुआ 3000, तो इस 3000 को अब हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे इस साइड में कर दो 3000 किलो न्यूटन है, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो तुम्हारा एरिया ऑफ स्टील आ रहा है वो तुम्हारा आ जाएगा 4725.65 mm²। इसको करके देखना तुम लोग, तो तुम्हारा यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील आ चुका है, ठीक है, ये एरिया ऑफ स्टील आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक चीज देखो आगे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, चूंकि कौन सा कॉलम है ये सर्कुलर कॉलम है, तो यहाँ पे मिनिमम बार्स कितनी दूंगा मैं, 6। तो सिंस इट इज अ सर्कुलर कॉलम इज अ circular column, we will provide minimum 6 bars, ठीक है। अब यहाँ पे उन बार्स का हमें डायमीटर भी पता होना चाहिए, तो नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। तो 6 इंटू π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 4725.65। अब यहाँ पे हम डायमीटर स्क्वायर ये रहा, अब ये डायमीटर निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 4725.65 ये आ रहा है मेरे पास में 31.67। तो ये तो 5 की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्व करने के बाद में ये आ रहा है 31.67। तो ये मेरे पास में है, इसको ले लेता हूँ मैं 32 mm। तो ये जो मेन बार का डायमीटर है ये मेरे पास 32 mm है। डाया ऑफ मेन बार सभी को समझ में आ रहा है ना, ये हो गया है 32 mm। अब मेन बार का डायमीटर जैसे ही निकल गया तो मुझे यहाँ पे और क्या चीजें मिल जाएंगी, मुझे यहाँ पे जो मेरी टाइज है, लेटरल टाइज है, उनके बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर, जो अपनी ट्रांसफर एनफोर्समेंट है, तो उनके बारे में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये स्टेप 4 है। तो यहाँ पे ट्रांसफर एनफोर्समेंट निकाल लेते हैं। अब ट्रांसफर एनफोर्समेंट के लिए मेरे पास में क्या फॉर्मूला रहने वाला है, यहाँ पे फॉर्मूला है मेरा phi n, सिंप्लीफाई लेते हैं, शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 5 मेन अपॉन 4, और यहाँ पे हो जाएगा 6 mm, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा, ऊपर देख लो, यही मेरे पास में फॉर्मूला था, सब रिलेट करते चलेंगे। देखो ये रहा यहाँ पे फॉर्मूला 6 mm और ये रहा 5 मेन अपॉन 4, मैक्सिमम लेनी है वैल्यूज। तो यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम वैल्यूज किससे आ रही है। यहाँ पे 5 मेन मेरे पास में कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 32/4 ये हो जाएगा 8 mm। तो यहाँ पे मेरा जो 5 है वो आ गया है 8 mm। एक चीज अभी मेरे पास में ये आ चुकी है। अब यहाँ पे मुझे क्या लेनी है, अभी मैंने सिर्फ क्या निकाला, अभी डायमीटर निकाला है मैंने अपने किसका, उस स्पाइरल का। अभी मुझे मेरी कोर का डायमीटर निकालना बाकी है। तो यहाँ पे अभी हम निकालेंगे डायमीटर ऑफ कोर, उसको अब निकाल लेते हैं। यहाँ पे उसको कैसे निकाला जाए,
डायमीटर ऑफ कोर इक्वल्स टू जो हमारे पास में ओवरऑल डायमीटर यानी कि ग्रॉस डायमीटर उसमें से माइनस कर देंगे 2 इंटू क्या माइनस कर देना, मैं क्लियर कवर माइनस कर देना, इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 450 है मेरा यहाँ पे डायमीटर, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर मेरे पास में कितना है 40, ये मेरे पास में आ चुका है कितना 370 mm। अगर किसी को अब कंफ्यूजन है, होगा ही मुझे लग रहा है, तो ये देखो ये क्या कैसे आया है इसके बारे में बताता हूँ। 2 इंटू क्लियर कवर मैंने यहाँ पे किया हुआ, ये देखो अभी वो जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया था, ये देखो मैंने अभी क्या निकाला, बेसिकली डीसी को निकाला मैंने। इस डीसी को निकालने के लिए ये जो डिस्टेंस है ये तुम लोगों के सामने ये है क्लियर कवर, तो एक क्लियर कवर यहाँ पे है जो कि होता है कितना 40 mm मैंने बताया हुआ है तुम्हें, और एक क्लियर कवर यहाँ पे है, तो ये 2 क्लियर कवर तुम लोगों के सामने है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 इंटू क्लियर कवर करके माइनस किया है, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब ये मेरे पास में हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 6। अब स्टेप 6 में मेरे पास में क्या रहना है, मुझे यहाँ पे पिच निकालनी है, स्पेसिंग मुझे यहाँ पे निकालनी है। ठीक है ना, कैलकुलेट करो यहाँ पे पिच। अब उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए जो मैंने एक फॉर्मूला तुम लोगों को बताया था, Vn अपॉन VUC शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.36 FCK अपॉन में FY AG अपॉन AC -1, ये फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया। तो इसको हम अभी अप्लाई करेंगे, है ना, तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं और इसका आंसर हम निकाल लेते हैं।